नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो विल के ऊपर बेस करता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद किस तरह अपनी विरासत को एक बच्चे से या दूसरे बच्चों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर हमने जो गेस्ट मदऊ किए हैं कि डिस्कस करें वो है काशिफ अलेक्जेंडर। वो किसी खुद तारुफ के मोहताज नहीं और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। आए नाजरीन, हम काशिफ अलेक्जेंडर साहब से बात करते हैं। जी काशिफ साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास कर नेशनल टीवी का जी जो प्रोग्राम्स के ऊपर बुलाते हैं और मौका देते हैं कि आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जी काशिफ, जैसे आपको पता है कि हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बता दिया कि विल के ऊपर आपसे डिस्कशन होगी, तो पाकिस्तान में कौन से वसीयत से रिलेटेड कवानीन मौजूद हैं? बहुत ज़बरदस्त, ये एक बड़ा एक अहम टॉपिक है जो कि बहुत रेयरली लोगों को पता है, और आपके चैनल के थ्रू इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका मिला है। वसीयत से रिलेटेड जो कानून है वो उसी तरीके से जैसे विरासत से रिलेटेड कानून है सक्सेशन एक्ट 1925, उसका जो सेक्शन 59 है वो वसीयत से रिलेटेड कानून के मुतल्लिक बात करता है, और उसी के अंदर वसीयत से मुतल्लिक बताया गया है कि वसीयत जो है वो कोई शख्स किस तरह बना सकता है और किस तरह वो चलती है। जी काशिफ साहब, वाज़ह किया कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कानून जो राइट है वो है कि सक्सेशन एक्ट 1925, जिसके मुताबिक विल भी ड्राफ्ट की जाती है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीयत कैसे तैयार की जाती है और उसमें कौन से कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? इसमें मैं एक बात दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सक्सेशन एक्ट 1925 है वो क्रिश्चियंस के रिलेटेड वसीयत है, उससे मुतल्लिक वो कानून है। मेजॉरिटी से रिलेटेड जो कानून है वो दूसरे कवानीन भी मौजूद हैं। विल का ड्राफ्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो सेक्शन 59 के अंदर दिया गया है बड़ा क्लियरली कि कोई शख्स जो है वो किस तरह वसीयत को ड्राफ्ट करवा सकता है और वो किस तरह उसमें गवाहान की ज़रूरत है या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जो विल की डेफिनेशन है वो उसके सक्सेशन एक्ट की दफ़ा 2 सब प्रोवाइजो एच के अंदर उसकी डिटेल डेफिनेशन दी गई है कि उसके अंदर किस तरह वो विल को ड्राफ्ट किया जाएगा और उसकी क्या वर्डिंग होगी। जो सेक्शन उसका 74 है उसकी वर्डिंग के बारे में बताता है स्पेसिफिकली कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें दी जा सकती हैं, उसमें कैसे क्या गवाहान को शामिल किया जाएगा या उसमें स्पेसिफिकली क्या वर्डिंग दी जाएगी जो कि कानूनी तकाज़े पूरे करता हो। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अपनी तमाम जायदाद जो है वो दे सकता है एज वसीयत के अंदर या विल के अंदर? आपका मुराद कोई भी शख्स से मुराद मसीही शख्स की बात कर रही हैं? नहीं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे नाजरीन जो है वो दोनों सेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। जो हम सक्सेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसीही जो हमारी ऑडियंस है उससे रिलेटेड है। उसके अंदर ये है कि जो मसीही शख्स है वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बतौर बिल के तौर पे दे सकता है। उसका जो सेक्शन उसका 95 है वो इस बात को क्लियर करता है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से, खासकर मसीही शख्स जो है वो अगर चाहता है कि जी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी शख्स को वसीयत करना चाहता है, किसी बेटे को, बेटी को या किसी भी XYZ शख्स को, तो वो वसीयत पूरी की पूरी 95 सेक्शन के मुताबिक वो वसीयत पूरी जायदाद कर सकता है, मनकूला गैर मनकूला। तो जहाँ तक मेजॉरिटी यानी मुस्लिम की बात है तो उनमें वैसे वसीयत का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें यह है कि वो 1/3 की हद तक वसीयत कर सकते हैं, तमाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। यानी इनमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम में मेजर डिफरेंस ये है कि क्रिश्चियन अपनी पूरी की पूरी जायदाद जो है वो इसमें विल में दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में 1/3 से ज़्यादा वो अपनी वसीयत में किसी को भी डोनेट नहीं कर सके या दे नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें लफ्ज़ डोनेशन नहीं है। ये अपना बेसिकली वसीयत का मकसद ये होता है कि कोई शख्स अपनी जायदाद किसी को मुंतकिल करना चाहता है अपनी आज़ाद मर्जी से, तो वो वसीयत के तहत उसको कर सकता है। ठीक है। कितने सालों के बाद जो है वसीयत जो है वो मुस्तकिल या परमानेंट हो जाती है? वसीयत के मुतालिक जो कानून है उसके अंदर तकरीबन 12 साल अगर कोई इसको चैलेंज ना करे और वो नॉलेज में हो
तो वो 12 साल तक वो वसीयत जो है वो परमानेंट डिक्लेयर हो जाती है, उसके अंदर उसको परमानेंट समझा जाता है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, कानून के मुताबिक ही है। लिमिटेशन एक्ट मौजूद है उसका 1908, वो गवर्न करता है कि आफ्टर द नॉलेज ऑफ द पार्टीज़ अगर वो उसके अंदर कोई तब्दीली ना करें और उसको वैसे ही समझा जाए तो वो 12 साल के बाद उसकी परमानेंट हैसियत होती है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। मुझे अगला मेरा क्वेश्चन है कि क्या वालिद अपनी हयात के अंदर किसी भी बच्चे को बजरिया विल सरपरस्त मुकर्रर कर सकता है? हाँ जी, विल के अंदर अगर वालिद चाहे तो अपनी वसीयत के ज़रिए, उसका है सेक्शन 60 है, तो उसके तहत अगर अपनी वसीयत के ज़रिए भी किसी शख्स की सरपरस्ती जो है वो मुकर्रर कर सकता है कि ये वैसे जैसे गार्डियनशिप की कोई क्लॉज डाल सकता है वसीयत नामे के अंदर कि ये जायदाद जो है वो अगर मेरा बच्चा जब तक बालग होगा उस वक़्त तक ये जायदाद जो है वो फ़लाँ बच्चे के पास और उसका सरपरस्त जो है ये शख्स रहेगा। तो अपना वो सेक्शन 60 है सक्सेशन एक्ट 1925 का, तो वो उसको गवर्न करता है। ठीक है। वसीयत पर किस तरह अमल दरामद करवाया जा सकता है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसके? बिल्कुल, वसीयत बनाना और वसीयत की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसका। तो उसके तहत एक प्रोबेट है वो जारी करवाया जाता है, जिस शख्स को एग्जीक्यूटर बीच में मुकर्रर किया जाता है वो शख्स जो है वो जाकर प्रोबेट जारी करवाता है। प्रोबेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि विल को हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने एक पिटीशन फाइल करते हैं और उस पिटीशन के तहत उस प्रोबेट को जारी करवाया जाता है। जज साहब फिर देखते हैं कि सेक्शन एक्ट के तहत कि उसके अंदर कोई फ्रॉड या कोई कानूनी सुकम तो नहीं है, तो वो उसको देख कर चेक करने के बाद, एविडेंस लेने के बाद एक कानूनी प्रोबेट जारी करते हैं। उस प्रोबेट पर वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके तहत विल जो है वो प्रोबेट की शक्ल अख्तियार करने के बाद एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जारी हो जाता है। तो उसके तहत वो शख्स जाके उस पर अमल दरामद करता है विल के ऊपर, जो कि शख्स वसीयत करने वाले की मर्जी और मंशा लिखी होती है। उस मर्जी मंशा को मुकम्मल करने के लिए प्रोबेट जारी होता है और प्रोबेट के तहत अगर कोई शख्स कहता है कि अपनी विल में लिखा हुआ है कि 1/3 उसको मिलेगा, आधी जायदाद किसी और शख्स को मिलेगी, तो प्रोबेट जारी होने के बाद वो अमल दरामद जो है वो एग्जीक्यूटर जाके उस पर करवाता है। अच्छा, आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट्स, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जारी किया जाता है। प्रोबेट जो है वो भी एक सर्टिफिकेट है जो कि विल से रिलेटेड जारी किया जाता है। ये जायदाद के ही मुतल्लिक बात है। जैसे सक्सेशन एक्ट जो है उसका 222 जो है वो प्रोसेस बताता है कि प्रोबेट कैसे जारी किया जाएगा, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जायदाद से रिलेटेड है। जो सक्सेशन एक्ट के अंदर ऐसी जायदाद जिसमें विल जारी ना हुई हो उसके अंदर डायरेक्टली जायदाद की विरासत से रिलेटेड होता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि उस जायदाद की एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक जारी किया गया हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक कोई नए कवानीन दौरे हाजिर में इंट्रोड्यूस करवाए गए या इन गवर्नमेंट के इस एरा के अंदर? हाँ, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक और सक्सेशन एक्ट के मुतालिक एक नया कानून है जिसका नाम है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन एक्ट 2021। वो एक नया नादरा को इख्तियार दे दिया गया हुआ है जिसके तहत 20,000 की फ़ीस वहाँ पे जमा कराएं तो वहाँ पे अपने वारसान के नाम डाले जाएं, या वहाँ पे जो भी उनके सर्वाइविंग चिल्ड्रंस हैं उनके नाम डालने के बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो उसके तहत वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नादरा इशू कर देता है। अगर नादरा को किसी किस्म की एम्बिग्यूरिटी नज़र आए तो वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देता है, जिसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाके आपको वहाँ पे सक्सेशन एक्ट के तहत साबित करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस मौजूद नया आ गया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और भी कहूँगा कि प्रोबेट जारी करने के प्रोसेस के अंदर प्रोबेट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है वो प्रोबेट को डिक्लाइन भी कर सकता है 247 के तहत सक्सेशन के तहत, और प्रोबेट का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है और उसका एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ही वो जारी होता है ताकि किसी किस्म का कोई लकूना रह ना जावे।
तो इसलिए सक्सेशन एक्ट 1925 जो है वो जो मसीही विल के रिलेटेड जो लॉ है उसको बड़ा अच्छा डिफाइन करता है, और उसके अंदर वसीयत का तरतीब और वसीयत पर अमल दरामद किया जाना, वसीयत के मुतालिक किस तरह जायदाद तकसीम होगी, उसकी एग्जीक्यूटर कौन होगा, टेस्टमेंटरी जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे होगा, तो वो तफसील जो है सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर तफसील दी गई भी है। क्या आप हमें बताएंगे कि दौराने प्रोबेट्स या विल की एग्जीक्यूशन के दरमियान में जो टाइम प्रोसीजर चल रहा होता है उसमें उस जायदाद की निगरानी कौन करता है? क्या उसके लिए भी कोई प्रोसीजर वाज़ेह किया गया? बिल्कुल ऐसा भी होता है कि जब प्रोबेट का प्रोसीजर या कोई विल का इशू चल रहा होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पिटीशन पेंडिंग है और उसके दौरान अभी केस की हेयरिंग है और दोनों पार्टीज उस जायदाद के मुतालिक झगड़े में हैं, तो सेक्शन उसका 247 है जो कि क्लियर करता है कि सेक्शन के जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है किसी भी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है उसका, और उसकी निगरानी प्रॉपर्टी की रख सकता है, जब तक इवन कि अगर कोई झगड़े में प्रॉपर्टी गई है तो वहाँ पे कोई निगरान शख्स लगा देगा ताकि वो उस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जब तक प्रोबेट के अंदर या विल का झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक वो उसके मुतालिक बात केस चल रहा है तो उसकी निगरानी जो है उस शख्स के पास रहेगी, और जैसे ही वो हल होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा, या अगर वो बिकनी है या उसकी ऑक्शन होनी है या उसका विल पर अमल दरामद होते हुए जो भी विल के अंदर उसकी शराइत लिखी हुई है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करते हुए जज साहब उसके मुताबिक ऑर्डर करेंगे। मेरा एक आपसे इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है, एक बंदा जो है कि मेंटली तौर पे कैपेबल नहीं या अनस्टेबल है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है वो, और एक बच्चा है उसकी जो उम्र है वो अभी मेजॉरिटी एज में यानी बालिग नहीं ही हुआ, उस सूरत में अगर उनके फेवर में विल एग्जीक्यूट की गई है तो क्या उसका कोई प्रोसीजर है उसको सारा मॉनिटर करने का या एडमिनिस्ट्रेट करने का? मैंने पहले जैसे बता चुका हूँ विल का जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन बाकायदा क्लियर कट लिखी हुई है 59 के अंदर, सेक्शन 59 के अंदर के जो शख्स बनाने वाला है वो अनसाउंड माइंड यानी फुल उसका होशो हवास में हो और ज़हनी तौर पर मैच्योर आदमी हो जो कि उसकी ज़हनी कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ तक वो किसी ऐसे शख्स के लिए विल कर रहा है जो कि माइनर है या उसकी वो बंदा जो ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं है तो वो सेक्शन 60 है जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने बताया कि फादर जो है उसको तो जाहिर सी बात अपनी ज़िंदगी में ही पता होगा कि जो जिस बच्चे को कर रहा है वो इस काबिल नहीं है या वो माइनर बच्चा है, तो वो उसकी सेक्शन 60 क्लियर कट करता है कि वो अपनी विल के अंदर ही गार्डियन सरपरस्त का जिक्र कर देगा और वो सरपरस्त ही उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके अंदर उसकी डिटेल लिख दी जाएगी कि इधर वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, इधर प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो है वो बच्चे को इस्तेमाल करेगा, यानी एक किस्म का एज अ गार्डियन जो है वो उसकी देख रेख जो है वो सारी करेगा और प्रॉपर्टी की भी देख रेख वो करेगा। अगर उसके अंदर विल के अंदर लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा या वो एज अ राइट जो है वो वालिद के राइट जो है वो यूज़ करेगा उसमें। ठीक है, अच्छा आईने पाकिस्तान विल के बारे में कुछ वाज़िया करता है या हमें सिर्फ ये ड्राइव कहाँ से हुआ इसमें? देखिए आईने पाकिस्तान तो सिर्फ प्रॉपर्टी के मतलब की बात करता है, जैसे आर्टिकल 24 है और आर्टिकल 172 है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या आर्टिकल 3D है उसके मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेफिनेशन या प्रॉपर्टी के मतलब ही बात करता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की तकसीम या विल से रिलेटेड जो कवानीन है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन एक्ट 1925 जो मसीही कवानीन के मतलब बात कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक इसलिए बार बार कर देता हूँ कि जनरल लॉ नहीं है, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी का लॉ है, तो उसके मुताबिक 1925 के तहत ये कवानीन जो है प्रॉपर्टी से ही ड्राइव हुआ है, उसी से ही आगे इफेक्ट हैं उसके वसीयत के भी, तकसीम के भी, इनहेरिटेंस के भी। तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 24 में 172 जो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है और 3D जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान की गई है। इसी के मतलब बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी मौजूद है जो कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वसीयत के मतलब बात करती है कि वो है 1993 CLC उसका पेज है 1552 पेज है जो कि बड़ा क्लियर कट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वसीयत की मतलब इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रोबेट के मतलब बात करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं जो कि प्रोबेट के मतलब या आईने पाकिस्तान के अंदर कैसे वो प्रॉपर्टी के मतलब डिफाइन किया गया है। एक और स्पेसिफिक लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877 जो है वो स्पेसिफिकली ये बताता है, उसका आर्टिकल 9 है, 14 है
और आर्टिकल 42 है, सेक्शन 42 है। तो वो बताता है कि किस तरह प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर होगी, कैसे वो डिक्लेरेशन में जाएगी, स्पेसिफिकली क्या रिलीफ उसके अंदर जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं, क्योंकि विल भी एक डिक्लेरेशन है प्रॉपर्टी की, कि विल में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि फलां शख्स को ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है कि ये उसको जानी है और इस तरीक़ाकार के तहत जानी है। तो इसलिए ये उसके कनेक्टिंग लॉज भी मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू काशिफ साहब, आपने आज हमें बहुत ही मुफीद एक टॉपिक के ऊपर मालूमात फराहम की, जो कि आम फहम लोगों के अंदर विल का बनाई तो जाती है लेकिन इसको प्रॉपर बनाने का तरीका और एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं वाज़िया किया जाता, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो शुक्रिया आपके यहाँ पे आने के लिए और हमारे नाजरीन को मुफीद मालूमात फराहम करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके तवज्जो से ज़रूर मैं चैनल में ये बात करूँगा, वसीयत जो है एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल शख्स की जो खिदमत हासिल करें, ताकि उसके अंदर कोई कमी कोताही ना रह जाए और वो बाद अज़ा बच्चों के लिए या जिस शख्स के लिए वसीयत जो है वो बनाई जाए वो कल को कानूनी झगड़ों में या कानूनी मिसाइल का शिकार ना हो जाए। जी नाजरीन, जैसे कि काशिफ साहब ने बहुत डिटेल में आपको विल के बारे में बताया और किसके साथ क्या कनेक्टिंग लॉज हैं और कहाँ से जायदाद का आईने पाकिस्तान भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और मुख्तलिफ़ लॉज इसके लिए प्रोवाइड करता है मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।